जय हिंद प्यारे बच्चों। पर्यावरणीय समस्याएं और उनका समाधान टॉपिक चल रहा है अपना। उसमें आज अपन पढ़ेंगे अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होती है? अम्लीय वर्षा मतलब अम्ल युक्त वर्षा, ऐसी वर्षा जिससे अम्ल बरस रहे हों। अब अम्ल कैसे बरस सकते हैं? पानी जो है, पानी का नॉर्मल जो पीएच है, पीएच मान जो है वो 7 होता है। अगर 7 से कम पीएच का जो पानी होता है वो क्या होता है? अम्लीय पानी होता है। और अम्लीय पानी जिसमें अम्लता अधिक होती है, और अगर पीएच का मान 7 से अधिक हो जाए पानी के अंदर तो वो हो जाता है क्षारीय पानी। इसमें क्षार युक्त पानी जो है वो क्षारीय पानी हो जाता है। तो अब अम्लीय वर्षा कैसे होती है, क्या होती है? अम्लीय वर्षा होती है वह वर्षा जिसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड मिले हुए होते हैं या घुली हुई होती हैं। वह वर्षा जिसमें SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 यानी नाइट्रिक ऑक्साइड मिली हुई होती हैं या घुली हुई होती हैं, उसको क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। अब अम्ल कहाँ बने? ये तो गैस है, तो अम्ल इस तरह से बने कि ये पानी हो गया H2O, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलाएंगे तो ये मिल के क्या बनाएंगे? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल बन रहा है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ज़्यादातर जो अम्लीय वर्षा है वो इसी कारण SO2 के कारण होती है, और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है बनता है। और इस वर्षा का जो मात्रा रहती है अम्लीय वर्षा में, जितना सल्फर डाइऑक्साइड का अगर योगदान देखें तो वो है 60 से 90% तक। जो अम्लीय वर्षा है वो सल्फर डाइऑक्साइड के मिलने के कारण ही होती है। इसी तरह से अगर नाइट्रिक ऑक्साइड जल के साथ मिलती है या वर्षा के साथ घुल जाती है तो नाइट्रिक एसिड बनाती है, और इस कारण जो अम्लीय वर्षा है या अम्लीय वर्षा में नाइट्रिक एसिड का अपन पार्ट देखें या भाग देखें तो वो कितना है? 30 से 40% तक। अम्लीय वर्षा का पीएच जो है वो 5 से या 2.5 से 5 तक होता है, जबकि नॉर्मल जो पानी होता है, जो अपन पीने लायक कहते हैं जिस पानी को, उसका पीएच जो है वो 7 होता है। 7 से अगर कम है तो अम्लीय, और 7 से अधिक है तो क्षारीय। अब इस अम्लीय वर्षा के कारण क्या हैं? इस अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण वही है SO2 और NO2। तो जिन साधनों से SO2 और NO2 का उत्सर्जन होता है वो उत्सर्जन होकर वायुमंडल में वो जब गैस चली जाती हैं और वायुमंडल में जलवाष्प के साथ मिलकर वर्षा के साथ में जब वो नीचे आती है तो उस वर्षा को क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। तो ऐसे साधन जिनसे SO2 NO2 का निकलती है, जैसे ऑटोमोबाइल है, कोयला जल विद्युत संयंत्र है, इन ताप शक्ति गृह है, खनिज तेल शोधनशालाएँ हैं, स्वचालित वाहन हैं, जीवाश्म ईंधनों का दहन है, तो इन सब से धुआं निकलती है। और उस धुआं में क्या होती है? उस धुआं में होती है SO2 या NO2, जो कि जलवाष्प के साथ मिलकर जब वर्षा के रूप में नीचे बरसती है तो उस वर्षा को क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। तो इस तरह से अम्लीय वर्षा में इन सब का योगदान होता है। मुख्यतः जीवाश्म ईंधन के दहन से अम्लीय वर्षा होती है। और इसके दुष्प्रभाव अगर अपन देखें तो दुष्प्रभाव मिट्टी की उत्पादकता कम हो जाती है, क्योंकि मिट्टी में जब वर्षा गिरेगी, अम्लीय वर्षा गिरेगी, तो उसमें क्या होगा? मिट्टी में अम्लता बढ़ जाती है, और अम्लता बढ़ने के कारण उसकी उत्पादकता या उर्वरता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पेयजल और अन्य जल स्रोत दूषित हो जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर भी अम्लीय वर्षा यानी SO2 और NO2 का पार्ट है वो मिल जाएगा। पीने लायक पानी नहीं रहेगा, या अन्य किसी कार्य में भी उस पानी को उपयोग में नहीं लाया जा सकेगा। वनों पर दुष्प्रभाव, वनों पर बहुत अधिक दुष्प्रभाव होता है, क्योंकि वनों पर जब वो अम्लीय वर्षा गिरती है तो उसकी पत्तियों पर मोम जैसा पदार्थ जमने लग जाता है। वनों पे, पेड़ों की पत्तियों पे या पौधों की पत्तियों पे मोम जैसा एक पदार्थ जमने लग जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है? उनके जो रंध्र हैं पत्तियों के रंध्र या स्टोमेटा जो है वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं। और जब पत्तियों के रंध्र बंद हो जाएंगे तो उसके अंदर जो वाष्पोत्सर्जन है या प्रकाशोत्सर्जन है या श्वसन क्रिया, वो सारी क्या हो जाएंगी? बंद हो जाएंगे, और धीरे धीरे पेड़ क्या हो जाएंगे? नष्ट होने लगेंगे। वनों पे बहुत अधिक इसका दुष्प्रभाव होता है। वनों में संक्षरण के कारण हानि होने लग जाती है। उनके जो जैसे संगमरमर है उसका रंग परिवर्तित होने लग जाता है धीरे धीरे। तो इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है भारत में देखा जा सकता है ताजमहल पे लगातार अम्लीय वर्षा होने के कारण उसका जो सफ़ेद कलर है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? काला होता जा रहा है। और इस वर्षा के कारण वायु के साथ हजारों किलोमीटर तक इसके जो कारक हैं, इस वर्षा के कारक क्या हैं? SO2 और NO2। तो वो तो धुआं है। धुआं क्या होगी? वायु के साथ में अलग अलग जगह पे कई हज़ार किलोमीटर तक चली जाती है, और वहाँ पे भी अम्लीय वर्षा होती है। इसका मतलब ये है कि
अपन ये नहीं कह सकते कि अम्लीय वर्षा है वो कुछ ही क्षेत्र को प्रभावित करती है, कई हज़ार किलोमीटर तक के क्षेत्र को जो अम्लीय वर्षा है वो प्रभावित करती है। तो बहुत ही खतरनाक है पर्यावरण के लिए अम्लीय वर्षा। और अब अपन पढ़ेंगे इसको रोकने के उपाय क्या हैं। अम्लीय वर्षा के समाधान देखते हैं अपन। अम्लीय वर्षा के समाधानों में है, उद्योगों में स्क्रबर्स का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि SO2 और NO2 का जो उत्सर्जन है उसके उत्सर्जन पर नियंत्रण पाया जा सके। दूसरा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। जीवाश्म ईंधन के बजाय सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से जो विद्युत शक्ति या कोई भी ऊर्जा प्राप्त होती है उनको ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए। व्यक्तिगत वाहनों का कम उपयोग होना चाहिए ताकि वाहनों से निकलने वाली धुआं जो है उस पर नियंत्रण पाया जा सके। और जल स्रोतों की अम्लीयता अगर बढ़ जाती है तो उसमें चूने का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि चूने की जो प्रवृत्ति है वो क्षारीय प्रवृत्ति होती है और वो जल के pH को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इस तरह से अम्लीय वर्षा में अपन ने अम्लीय वर्षा क्या होती है, अम्लीय वर्षा के कारण क्या होते हैं, उसके परिणाम क्या हैं और उसको रोकने के उपाय क्या हैं, ये पढ़ लिए। इम्पॉर्टेंट टॉपिक था अम्लीय वर्षा का। इसी तरह से अब अपना अगला बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हरित गृह प्रभाव। आपने पहले पढ़ा भी होगा। हरित गृह प्रभाव क्या होता है? हरित गृह प्रभाव को अपन इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे एक नर्सरी है तो नर्सरी में पौधों को प्रकाश से बहुत अधिक सूर्य के प्रकाश से बचाने के लिए ऊपर एक हरे रंग का कपड़ा लगा दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, हरे रंग के कपड़े में कि प्रकाश आ भी सकता है और पौधे जो उत्सर्जन के माध्यम से प्रकाश उत्सर्जन करते हैं वो बाहर जा भी सकता है। तो वो क्या है, एक प्रक्रम एक इस तरह से चलता रहता है प्रक्रम। तो पृथ्वी पर क्या है, पृथ्वी पर सूर्य का जब विकिरण, सूर्य का जो प्रकाश आता है पृथ्वी पर, तो कुछ तो पहले ही अंतरिक्ष में मिल जाता है, कुछ वायुमंडल द्वारा सोख लिया जाता है और उसकी कम मात्रा है वो पृथ्वी को मिलती है। वो मात्रा भी क्या होती है, जीवों के द्वारा अवशोषित करके वापस विकिरित कर दी जाती है। यानी सूर्य का प्रकाश है वो जितना पृथ्वी पर आता है उतना का उतना वापस उसको लौटा दिया जाता है। सौर बजट इसको कहते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा इसको। परंतु आजकल क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण और अन्य प्रदूषणों के कारण वातावरण में या पर्यावरण में या वायुमंडल में CO2 की मात्रा जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब CO2 आवश्यक क्यों है? CO2 पृथ्वी के ताप नियंत्रण में आवश्यक है। CO2 पृथ्वी के ताप नियंत्रण में आवश्यक है, यानी मनुष्य को जीने के लिए जितने तापमान की या गर्मी की आवश्यकता है वो उसके माध्यम से पूर्ति हो जाती है। अब वर्तमान में वायु प्रदूषण के माध्यम से वायुमंडल में क्या हो रहा है, CO2 की मात्रा जो है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। यानी एक घेरा है, उस घेरे की एक सीमा है, अगर वो सीमा तक रहे तो पृथ्वी से जो प्रकाश बाहर वापस विकिरित हो रहा है वो होता रहता है। परंतु यदि ये घेरा मोटा होता जाता है, इस घेरे की मोटाई बढ़ती जाती है, किसके कारण से? CO2 के कारण से। तो जो प्रकाश बाहर निकलना चाहिए, यानी पृथ्वी विकिरण द्वारा वापस प्रकाश को उत्सर्जित कर रही है, वो उतना प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो पाता है और पृथ्वी द्वारा ही वो कंज्यूम होता रहता है। यानी धीरे धीरे क्या हो रहा है, पृथ्वी का तापमान जो है वो लगातार बढ़ रहा है। किसके कारण से? CO2 के कारण से। CO2 बढ़ने के भी बहुत से कारण हैं, पढ़ेंगे अपन हरित गृह इफेक्ट के कारण क्या क्या हैं, क्यों किस कारण से CO2 वायुमंडल में बढ़ती जा रही है। तो क्या होगा, जैसे जैसे CO2 बढ़ेगी तो जलवाष्प CO2 या वायुमंडल का जो घेरा है जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, पृथ्वी का बाहर निकल रहा है, उतनी मात्रा में नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो प्रकाश या वो जो सौर प्रकाश है वो क्या होगा, पृथ्वी के तापमान को क्या कर देता है, बढ़ा रहा है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान जो है वो बढ़ रहा है। तो ये जो घेरा बन गया, इसके कारण पृथ्वी पर जो वायुमंडल से प्रकाश बाहर निकलना चाहिए वो उतना नहीं निकल रहा। तो ये घेरा क्या कहलाता है, इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि की समस्या है, क्योंकि सूर्य से आने वाले ताप को पृथ्वी पर रोक तो लिया जाता है, यानी पृथ्वी तक तो आ जाता है, ज़रूरी भी है आना वो पृथ्वी के लिए। पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु हैं, मनुष्य है, वनस्पति, सभी के लिए आवश्यक है ताप। अगर ताप नहीं होगा तो पृथ्वी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी और उस पर जीवन संभव नहीं होगा। तो जितना आवश्यक है उसको रोक लिया जाता है, परंतु वापस भी लौटा दिया जाता है।
पर अगर वो उसको वापस नहीं लौटाया जाए तब पृथ्वी के तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। और इस समस्या को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या हैं, औद्योगिकरण जो कि वायु प्रदूषण में प्रमुख कारक है, औद्योगिकरण, जीवाश्म ईंधन का दहन, ये भी वायु प्रदूषण का कारण है। वनों का विनाश, जितने भी प्रदूषण, जितने प्रकार के प्रदूषण हैं, सभी का उपाय एक है तो कारण भी एक ही है, वनों का विनाश। यानी वर्तमान समय में वनों का जितना अधिक विनाश हो रहा है उद्योगों के कारण या घर बनाने के कारण, किसी भी कारण से, तो वो सभी जो अम्लीय वर्षा है या ग्रीन हाउस इफेक्ट है या अन्य कोई प्रदूषण है, सभी को बढ़ावा किससे मिल रहा है, वनों के विनाश से। और सबसे बड़ा समाधान भी प्रदूषणों का यही है कि हम जितनी अधिक मात्रा में वृक्ष लगाएंगे उतना ही प्रदूषणों को हम रोक पाएंगे। और साथ में इसका सबसे बड़ा कारण है इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट का रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन का उपयोग, और इनसे निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का सबसे बड़ा मुख्य कारण है। क्या है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये किससे निकलती है, प्रशीतकों से, जो चीज़ों को ठंडे करते हैं। आप देख सकते हो रेफ्रिजरेटर के कभी पीछे अंदर तो एकदम ठंडा रहता है रेफ्रिजरेटर, पर उसके पीछे जाके देखना बहुत अधिक गर्म होगा। वो किस कारण से होता है, CFC के उत्सर्जन के कारण। अब देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट को दुष्प्रभाव क्या है इसके, फिर अपन बढ़ेंगे रोकने के उपाय। पहले दुष्प्रभाव देख लेते हैं। सबसे बड़ा प्रभाव तो तापमान में वृद्धि होगी। CFC गैसों का उत्सर्जन जितना अधिक होगा उतना ही अधिक पृथ्वी का तापमान जो है वो निरंतर बढ़ता जाएगा। अब तापमान बढ़ने से क्या होगा, तापमान बढ़ने से वर्षा में वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तापमान में वृद्धि से वर्षा में बहुत अधिक वृद्धि हो सकती है, यानी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे बाढ़ आएगी, कई जगह ऐसी हैं जहाँ मरुस्थल में वृद्धि हो जाएगी, कमी हो जाएगी वर्षा की एकदम। उससे क्या होगा, वनस्पति क्षेत्र में परिवर्तन हो जाएगा। साथ ही समुद्री सतह में वृद्धि, तापमान वृद्धि होगी, तो ग्लेशियर्स हैं, वो बड़े बड़े ग्लेशियर्स क्या होंगे, पिघलेंगे। ग्लेशियर्स पिघलने के कारण समुद्री सतह में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। समुद्री सतह में वृद्धि होने के कारण जो विश्व के तटीय भाग हैं, समुद्री तटीय भाग हैं या द्वीप हैं, तो वो क्या होंगे, ज़्यादातर क्या हो जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे। और बीमारियों के स्तर में काफ़ी वृद्धि हो जाएगी। जैव विविधता को बहुत अधिक खतरा होगा, किससे, तापमान वृद्धि से। और तापमान वृद्धि किस कारण से हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ किस कारण से रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से, और साथ ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैसें हैं उनके कारण से। तो इनके उपाय क्या हैं, सबसे बड़ा उपाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर रोक, नियंत्रण पाना, CFC पर नियंत्रण होना चाहिए। अधिकाधिक वृक्षारोपण, जन सहभागिता, आप सभी में लिख सकते हो, कोई भी प्रदूषण उसमें आप अधिकाधिक जन सहभागिता, और जन सहभागिता में जागरूकता होनी चाहिए। और साथ ही अधिकाधिक, जितना अधिक हम वृक्षारोपण करेंगे वायुमंडल उतना ही स्वच्छ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की उतनी ही कमी आएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जितनी कम हो जाएगी या CFC जितनी कम होगी पृथ्वी के तापमान में, उतना ही अधिक नियंत्रण हो सकेगा। वरना एक दिन ऐसा आएगा कि समुद्री सतह बहुत अधिक बढ़ जाएगी, सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे, और ये खतरा भी बताया जा सकता है, या तो पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाएगा या पूरी पृथ्वी है वो जलमग्न हो जाएगी। जीवाश्म ईंधन का बहुत कम प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट के उपाय हैं, दुष्प्रभाव हैं, और पीछे अपन इसके कारण पढ़ लिए। तो आज अपन ने 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक किए हैं, अम्लीय वर्षा और ग्रीन हाउस इफेक्ट। आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।